जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो आज की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने एक नई स्टार्ट लिया है, दैट इज सारे चैप्टर्स के रिवीजन विद इन 30 मिनट्स आपको हम बहुत ही प्यारे तरीके से करा रहे हैं। तो जो भी बच्चा अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर चुका है और रिवाइज करना चाहता है हमारे साथ जुड़ सकता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम समय में फुल चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। और जस्ट रिवाइज इन ईयर आपको रिवाइज कराने के साथ साथ हमने जिम्मेदारी ले रखी है कि इसकी फुल प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। और प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस सेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप जरूर उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आप जब देखो, हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की रिवीजन आप तभी कंप्लीट मानते हैं जब उसको थियरी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो कंप्लीट रिवीजन नहीं माना जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि हम उसमें जितने भी क्वेश्चंस लगाते हैं वो अप टू जेई मेंस लेवल, दैट इज जेई लेवल होता है। जिन भी बच्चों का टारगेट आगे जाके आईआईटी क्रैक करना या फिर इंजीनियर बनना है ना, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार कि आप अभी से एटलीस्ट बेस तैयार करना शुरू कर दो मेरे साथ। वहां पर मैं चीजें आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और कैसे आप जो 10th लेवल पर चीजें पढ़ें उसके साथ आप जेई को अप्रोच करें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर आप इनरोल कर लो। बाकी इस पूरे के पूरे सेशन की लिंक आपको मैं, दैट इज पीडीएफ, आपको मैं @रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आप उसमें नहीं है तो मेक श्योर उसको भी आप ज्वाइन करके रखें। क्लियर। और इस लेक्चर को देखने से पहले अपनी आंखें इस तरीके से कुछ ओपन कर लीजिएगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है इस पूरे के पूरे सेशन में मीम्स डालने का, तो आई थिंक मजा आएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेविटेशन की बेसिकली शुरुआत कहां से होती है? सिंपल सी बात है, दैट इज हमारे न्यूटन बाबा थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, इनके ऊपर सेब गिरा तो इनका दिमाग था हम लोगों से तेज, और इन्होंने एक अलग वे में सोचा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये तो ऊपर भी जा सकता था टूट के। बस यहीं से आपकी पूरी की पूरी ग्रेविटेशन की इंट्रोडक्शन आपकी शुरू हुई, ग्रेविटेशन की इंट्रोडक्शन शुरू हुई। इसके बाद यूनिवर्सल लॉ, कुछ लॉ दिए गए जो क्या कहता है इसके बारे में आप सुनने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आई थिंक डिलीट हो गया क्या? हाँ नीचे है, ठीक है। तो बिफोर दैट, दैट इज वो पढ़ने से पहले मैं कुछ दैट इज लॉ बता देता हूँ, केपलर साहब का लॉ, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो केपलर साहब ने लॉ दिया था जो कि ग्रेविटेशन के ही अंदर आता है। इन्होंने पहली चीज बोली थी कि जो अर्थ है हमारा, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो कुछ सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, वो क्या होती है आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और जो सन होता है इसको देखो क्या बोलते हैं, मैक्स टू मैक्स पॉइंट के डिस्टेंस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस, बेसिकली मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। सेमी नहीं, माइनर, ये भी वो नीचे वाला भी सेमी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी मेजर एक्सिस और ये वाली माइनर एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये वाली मेजर एक्सिस होती है, और जो परपेंडिकुलर उसके शॉर्टेस्ट हो वो क्या होती है? माइनर एक्सिस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर दो पॉइंट होंगे फोकाई, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, ठीक है। और सर्कल में आप जब क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो अभी भी आपने फोकस पढ़ा होगा, सेम फोकाई ये भी आपका एक तरीके से फोकस ही है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर उन्होंने बोला कि सन आपका कहीं फोकस पर बैठा है और अर्थ आपका क्या कर रही है? उसके अराउंड इस इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। यही क्या था? केपलर साहब का पहला नियम कि जो आपकी ऑर्बिट होती है वो किस शेप की होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। सब इसीलिए हमने इसका नाम लॉ ऑफ ऑर्बिट रखा। इसके बाद दूसरा जो था उन्होंने क्या बोला कि दैट इज अगर अर्थ ट्रेवल करे, दैट इज मान लो यहाँ पर शुरू की थी उसने मई में चलना और मई से जून तक गई यहाँ पर, मतलब एक महीना उसने लिया। फिर इधर मैं बोलूं कि सितंबर में शुरू हुई थी और अक्टूबर में यहाँ पहुंची, तो मतलब जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? सेम है, एक एक महीने का, एक एक महीने का। तो ये वाला जो एरिया वो स्वेप्ट करेगी, अगर इसको मैं मानूं कि एरिया A1 है और ये वाला एरिया A2 है, तो उनके अकॉर्डिंग जो एरिया स्वेप्ट होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। दोनों एरिया क्या आएंगे? बराबर। दैट इज इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी, उनके कहने का ये मतलब था। क्लियर है बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आगे आते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। उन्होंने क्या बोला? दैट इज आपका जो स्क्वायर ऑफ प्लैनेट होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल टाइम, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड होगा किसी भी आपकी जो ऑर्बिट एक्सिस ये मूव कर रही है, ठीक है, इसका सेमी मेजर एक्सिस मैं मान लूं कि ए है, तो ये जो आपकी मूव कर रही है उसका टाइम पीरियड अगर टी है तो टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के बराबर होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इस पर बेस आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज रेशियो के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि दो का टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, तो अगर T1 का होल स्क्वायर बराबर A1 का क्यूब अपॉन T2 का होल स्क्वायर अपॉन
A2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से अगर दो सैटेलाइट दैट इज दो सिस्टम की बात की जाए, दो प्लैनेट की बात कर दी जाए, तो इसके लिए आप दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड होगा और दोनों की अलग अलग सेमी मेजर एक्सिस होगी, तो आप रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं काम को। क्लियर। इसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इट टेल्स, है ना। ये क्या बोलता है भाई, सिंपल सी बात है, ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ईच अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, बट ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हैविंग मास। ऑब्जेक्ट क्या, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वही क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और हमें पता है कि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि हर मैटर के पास मास होता है। तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ते हैं कि सारे बॉडी एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो किसके कारण होता है, बेसिकली मास के कारण ही वो फोर्स एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं हूं, अपने पेन को खींच रहा हूं, इसको आप हो, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को खींच रहे होगे, अपने फोन की स्क्रीन के खींच रहे होगे। तो यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, तो ये ऑब्जेक्ट इनको खींच रहा है अपनी तरफ और ये ऑब्जेक्ट हमेशा इनको अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। खत्म। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो। इंपॉर्टेंस क्या है भाई इसकी, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमिना, फोर्स दैट बाइंड अस टू फोर्स, है ना। हम अर्थ पर क्यों खड़े हैं, है ना, अर्थ पर क्यों खड़े हैं, या फिर एप्पल गिरता है ऊपर से नीचे तक तो वो क्यों गिरता है, वो भी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कहता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, भाई मोशन क्यों कर रहा है आपका मून। और इसके बाद मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, द टाइड ड्यू टू मून एंड सन, जो टाइड बनती है वो भी क्यों बनती है, सब कुछ आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू ही बनती है। क्लियर। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये दैट इज पहले मैंने पुट कर दिया, दिस इज माय मिस्टेक, हम लोग कुछ देर बाद इस पर स्विच करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि मैथमेटिकल फॉर्म में आप बताइए फोर्स, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में बताइए कि कितना फोर्स होगा, बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में, स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे भाई कि दो ऑब्जेक्ट है, सेंटर टू सेंटर अगर उनकी डिस्टेंस में बोलता हूं कि डी है, ठीक है, जरूरी नहीं किसी तरीके का ऑब्जेक्ट, ये किसी भी तरीके का, इस तरीके का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास से लेके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है डी, आपको ऑलवेज वो कंसीडर करना है। अगर इसका मास मैं बोलूं m1 है, इसका मास बोलूं m2 है, तो जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो क्या लगेगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन का d स्क्वायर। क्लियर। और G क्या है, तो G इज अ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, तो G की जो वैल्यू बेटा वो यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इट मींस भैया, इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है भैया कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी, अर्थ पर हो अर्थ पर सेम रहेगी, मून पर रहोगे मून पर सेम रहेगी, या फिर मार्स पर चले जाओ मार्स पर भी सेम रहेगी। मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलती, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। और ये आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख पाएं, अगर मैं बोलूं कि m1 वाली बॉडी इनको f1 फोर्स से खींच रही है और m2 वाली बॉडी इनको f2 फोर्स से खींच रही है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। क्लियर बात। अगर डायरेक्शन की बात करूं वेक्टर के साथ, f1 बराबर माइनस का f2 आप बोलेंगे वेक्टर के साथ, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे बट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो फोर्स डिपेंडेंसी है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट पर है, ठीक है, किसी एक के मास पर स्पेसिफिकली नहीं है, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर है। इसलिए आप f2 निकालोगे तभी भी सेम आएगा, f1 निकालोगे तभी भी सेम आएगा। कमेंट करके जरूर बताना क्या सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है ना, हो सकता है डिफरेंट आ जाए तुम्हारे एंगल से, तो एक बार सोच के देखना। और यहीं पर एक मीम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं तो ये है भाई कुलॉम बाबा, जिन्होंने न्यूटन बाबा कॉपी कर दिया कि तुम बोल रहे हो ये, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्होंने दिया था वो क्या दिया था, सेम कॉपी करके दिया था, बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन का d स्क्वायर। कि मतलब दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आपको मिल रही होगी यहाँ से भी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। अब देखिए मान लेता हूं मेरी ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, मैं अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, बट मैं मान लो यहाँ पर रख देता हूं, बट अब इस पर ये फोर्स नहीं लगा पा रही, मतलब इसका रेंज खत्म हो गया, है ना। पहली बात, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन कहां तक खींच पाएंगे, यही क्या होती है, उनकी रेंज होती है ना। लाइक आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी आपके ब्लूटूथ से एक रेंज होती है, फिक्स लिमिटेड रेंज होती है, वैसे ही
आप जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये वहीं तक खींच पाएगा जहां तक उसकी रेंज होगी। मान लो यहीं तक इसकी रेंज है, इसके बाहर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ लाओगे तो ये इसको नहीं खींच पाएगा। और इसी रेंज को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी रेंज को क्या बोलते हैं, दिस रेंज विल कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस मीन एरिया in which body can apply a force, body can apply a force, a gravitational force on another body। समझ में आई बात? वो एरिया जिस एरिया में कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींच पाए वही ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे पहले, लेकिन उसके लिए आपको पहले दैट इज अर्थ के ही कारण आपसे पूछा जाता है, या फिर किसी बॉडी के कारण पूछा जाए तो उसकी भी मैं बात कर दूंगा, दैट इज जी की बात लास्ट में मैं कर दूंगा, किसी स्पेसिफिक बॉडी के कारण। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड टू अर्थ आपसे पूछा जाए कभी भी तो इस तरीके से आप देखेंगे अर्थ। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कहीं पर एक चीज पढ़ी थी, दैट इज मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, बहुत नीचे, अरे यार इधर तो खत्म है, दैट इज पेज ही नहीं, हाँ यहाँ पर समझा देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होती है ना, यही दैट इज सॉरी यार एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, यही हमने पढ़ा था। और दो बॉडी है भाई, एक को मान लो अर्थ है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी है एम। ठीक है, इस पर कोई ग्रेविटी लग रही है, फोर्स mg लगता है हमें पता है, तो नेट फोर्स mg के बराबर आ रहा है, मतलब mg के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, g की ही वैल्यू है, तो भाई टोटल फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर, दैट इज मैं अगर बोलूं कि यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे तो ये r होता है, तो ये r का ही स्क्वायर कर लेता हूं मैं। यहाँ से मास इंटू ग्रेविटी, तो मास मान लो ये 2 लिया मैंने, m2 ले लो इसको। ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो g की जो वैल्यू आती है वो कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ हो गया, और रेडियस का होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का होल स्क्वायर किसी भी पॉइंट से आपसे पूछा जाए। तो वही चीज यहाँ पर थी, दैट इज अगर आपसे सरफेस पर पूछा जा रहा है, दैट इज हाइट h पर वैल्यू, कि आपकी कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर अगर आपसे ग्रेविटी की वैल्यू पूछी जाए, देन आप ग्रेविटी की वैल्यू क्या बोलेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा बिकॉज वी हैव टू कवर होल सिलेबस इन लीस्ट टाइम। तो यहाँ से r आपकी क्या है, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है। सो g एट दैट सरफेस, दैट इज h वाले पॉइंट पर क्या होगी, h वाले पॉइंट पर क्या होगी, g मास ऑफ अर्थ अपॉन का r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन दैट इज मैं लास्ट में यही बता देता हूं। मान लो अगर आपकी सरफेस पर हमें पता है क्या होती है, सरफेस पर g बराबर कैप स्मॉल g, दैट इज सरफेस पर होती है g, है ना, g होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जी एम ई अपॉन का आर स्क्वायर, ये होती है, बोलो यही होती है ना, ये होती है बिल्कुल, आई थिंक यही होती होगी, है ना, यही होती है। अगर आपसे जी के टर्म्स में यही पूछा जाए तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ जी, है ना, जी एच इन टर्म्स ऑफ जी, तब आप क्या करेंगे भाई, जी एम ई अपॉन आर से, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो दोनों जगह, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई जी, तो यहां से सिंपली क्या लिख लोगे, जी एच की वैल्यू जो आती है वो जी टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, तो कभी कभी जी के टर्म्स में भी पूछ दिया जाता है, तो आप यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, दूसरी चीज हो गई। अब इनसाइड अर्थ की बात करता हूं मैं, तो इनसाइड अर्थ के लिए आपको जस्ट थोड़ी सी कहानी लेनी पड़ती है, दैट इज मास, आपको रो पता हो इसका। ठीक है, मान लो कि अर्थ के इनसाइड आपसे डी डेप्थ पर पूछा गया, और सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ये वाली, मान लेता हूं इसको कि x है। ठीक है, आप x की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज आपकी टोटल रेडियस कितना है r, तो x की वैल्यू आप r माइनस डी भी रख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपसे पूछा गया जो वैल्यू गिवन हो। ठीक है, x की वैल्यू गिवन है तो x रखेंगे, या फिर d की वैल्यू रखी गिवन है तो x माइनस डी रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमें पता है, दैट इज अब यहाँ के लिए कितना मास रिस्पॉन्सिबल होगा अर्थ का, ये वाला, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू हम निकालते हैं वो g, अब मास ऑफ अर्थ को डैश लिखोगे क्योंकि इतना ही मास रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर फील्ड क्रिएट करने के लिए, अपॉन x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब मास क्या होता है भाई, टोटल मास आपको लेना है, टोटल मास क्या होता है, रो मास दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टोटल, बट हमें इतने का ही चाहिए, तो यहाँ के लिए आपकी मास की वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी रिप्लेस इट। तो टोटल दैट इज आपका मास जो गिवन था, टोटल मास ऑफ अर्थ कितना था, टोटल मास ऑफ अर्थ जो था हमारा एम ई डैश हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो रो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अब क्या हो गया
4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब ही बचा है ना, इतना वाला ही पार्ट का ही हमें वॉल्यूम लेना, इतने का ही मास लेना है। तो इतने का ही मास मैंने एमई डैश माना है और एमई डैश की वैल्यू ये आई। तो जस्ट यहाँ पर पुट कर लो जी एट डेप्थ डी बराबर जी दैट इज रो इंटू 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब बटा का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू एक्स, ये आ गया पहली इक्वेशन, ये आई। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब यहां से देखो अभी संतुष्टि नहीं भाई, अभी संतुष्टि नहीं, अगर ये वैल्यू गिवन है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अदरवाइज आपसे जी और स्मॉल जी की वैल्यू के बीच में रिलेशन पूछ दिया जाएगा डी के बीच में, तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि जी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और आर क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई कर लो इंटू एक्स इधर कर लो। ध्यान से देखो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये पूरा का पूरा अब क्या बन गया, मास ऑफ अर्थ बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, मास ऑफ अर्थ बन गया। ठीक है, तो जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर कर लो इंटू एक्स बाई आर कर लो इधर, तो ये क्या बन गया, स्मॉल जी बन गया। ध्यान से देखो ये स्मॉल जी बन गया। तो जो जी डी की वैल्यू आई एट डेप्थ वो क्या आ गई, जी मास ऑफ अर्थ दैट इज सॉरी स्मॉल जी के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग में आ रहा होगा, स्मॉल जी मतलब सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है इंटू एक्स अपॉन का आर। ठीक है, कुछ आई थिंक दिमाग में आपके आ रही होगी बात इतनी, है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर आपको डी गिवन है, ध्यान से रखना कि अगर डी गिवन हो, लाइक आपको सरफेस से डिस्टेंस ये वाली गिवन हो कि ये डी, तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू रख लोगे आर, ठीक है, माइनस डी ये रख लोगे। समझ में आई बात, क्योंकि हमने एक्स कहां से डिस्टेंस मानी है, सेंटर से एक्स माना है। तो आपको अगर ऊपर से डी गिवन हो तो अगर एक्स की वैल्यू आप आर माइनस डी रख लोगे तो डी के टर्म्स में आपकी आ जाएगी। क्लियर, आप लोग आई थिंक कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों भैया, तो इसका फॉर्मूला ये भी आ सकता है, दैट इज अगर डेप्थ के टर्म में पूछोगे तो जी इंटू एक्स की जगह वो रखोगे तो 1 माइनस डी बाई आर, ये भी आपको मिल जाएगा, है ना, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो दोनों बातें, ठीक है, तो जी के टर्म्स में अगर पूछा जाए सरफेस के टर्म में तो आप ये कर सकते हैं, और ये वाली आपको कहानी पता थी। ठीक है, और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ दूं डी डिस्टेंस पर, तब भी आप कहेंगे इसका मास अगर ऑब्जेक्ट का एमओ है तो जी ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कितने डिस्टेंस पर डी स्क्वायर, अगर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट करें तब। क्लियर, ये हो गई पूरी की पूरी बात। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। पोटेंशियल क्या भाई, क्षमता एक तरीके से, है ना। पोटेंशियल क्या है, क्षमता, कि कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी मान लो अगर ये कोई एक बॉडी रखा है, ठीक है, और इस बॉडी के ये पूरा पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ तक पूरा का पूरा ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें किसी भी दूसरे मास को अगर आप लाएंगे तो इसमें उसको वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो कोई वर्क डन है, ठीक है, मान लो कोई मास है, ठीक है, कोई मास है दैट इज 1 kg का मैं मास अगर कंसिडर कर लूँ, या फिर 1 ग्राम का कभी कभी आपसे बोला जाता है कंसिडर करने के लिए, बट हियर आई कैन कंसिडर अ स्मॉल मास, यूनिट मास, ठीक है, 1 यूनिट मास, कोई एक यूनिट मास है, इसको धीरे धीरे मैं इसके फील्ड में ले आऊँ, तो वी नो कि हमें इस पर कुछ भाई वर्क करना पड़ेगा, इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना आप वर्क करते हैं वही पर यूनिट मास ही क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल कहलाता है। आप किसी भी एक पॉइंट P पर अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू दैट बॉडी, तो ये क्या होगा, W, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से वहां तक लाने के लिए स्मॉल, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप अगर चेंज कर दोगे तो यू हैव टू वर्क, है ना, आपकी जो वर्क होगी वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आ जाएगा तो आपको वर्क नहीं करना है किसी भी तरीके का। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। वहां से अगर आप पी पोटेंशियल पर लाते हैं तो कितना चार्ज पर यूनिट मास आपको करना पड़ता है, वही क्या है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। समझ में आई बात, समझ में आई बात, चलो बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैं बोलता हूं कोई एक बॉडी है ना, यहां से अगर पी पॉइंट पर अगर मैं बोलूं आपसे कि पी पॉइंट पर आप काम करते हैं लाने के लिए, पी पॉइंट पर इनफाइनाइट से एक यूनिट मास आपका लेके आ रहे हैं, तो भाई इस पर कुछ वर्क करोगे, और वही वर्क क्या होगा, आपकी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और हमें पता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, तो ये निगेटिव में आ जाता है, जी एम ई, और मान लो ये मास m है और ये मास
स्मॉल एम है, स्मॉल एम ई मान लो, ऑब्जेक्ट का एम ओ मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो एम ओ अपॉन का डी होता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। ठीक है, और पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जी एम, इस बॉडी के कारण अगर मास इसका एम है और पी पॉइंट के डिस्टेंस डी है तो जी एम अपॉन डी इसका पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, क्लियर, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। निगेटिव क्यों होगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं, ड्यू टू दैट आपकी पोटेंशियल बॉडी में स्टोर हो रही है, सो जस्ट वो निगेटिविटी आप चूज करते हैं, कभी भी आपसे चूज करना होता है। तो समझ में आई बात। ऐसे अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस पूछूं तब आप क्या बोलोगे, अर्थ सरफेस पर पूछूं किसी बॉडी का, है ना, सरफेस कोई बॉडी मास m है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है भाई, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर रखी हुई है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी जिसका मास स्मॉल m है, इसका मास m ही है, डिस्टेंस r ही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सिंपल सी बात है माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन का r होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, r है, मास ऑफ अर्थ है, और ये सिंपल सा, क्लियर बात, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला टर्म जो आता है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि भाई अब यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो अर्थ के रेडियस में r प्लस एच, आर है ना, टोटल r प्लस एच डिस्टेंस में कोई सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्व करेगी तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें सिंपल सी बात पता है भाई, अगर ये घूम रही इधर की तरफ वेलोसिटी v है, तो कहीं ना कहीं इसको जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है हर बार। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑलवेज। तो मैं बोलूंगा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इनसाइड लग रहा होगा, मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, मतलब मास, इसका मास अगर m है तो ये v स्क्वायर बटा का टोटल हाइट कितनी है, r प्लस एच के बराबर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ स्मॉल बॉडी अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बटा का r प्लस एच। क्लियर, तो r प्लस एच एक कैंसिल आउट हो गया, मास मास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी, आई थिंक जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट का जी एम ई अपॉन का r प्लस का h, और अगर h बहुत छोटा हो दैट इज h अगर r के कंपैरिजन में छोटा होगा तो सिंपली आप अंडर रूट जी एम ई बाई आर ही लिख लेंगे और वो आपकी आ जाएगी वैल्यू। क्लियर, कितने हाइट पर है दैट विल डिपेंडेंट, हाइट पर डिपेंडेंट होती है आपकी वैल्यू। क्लियर, चलो ये हो गई पूरी पूरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसके वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो इसके वेलोसिटी क्या है, सिंपल सी बात और बहुत ही सिंपल सा टर्म है, दैट इज कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस पर कितनी वेलोसिटी दे दे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को वो क्या कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, मतलब अर्थ का कोई इस पर इन्फ्लुएंस ना रहे, तभी वो अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं बोलूं कि भाई हम अगर दैट इज कोई एक्सटर्नल हम कुछ कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 मानते हैं, सो वी कैन एज्यूम एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, कि भाई जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर होगी और उतनी बार में भी होनी चाहिए, फाइनल पॉइंट पर भी होनी चाहिए, फाइनल पर, तो मैं बोलता हूँ कि टोटल दैट इज की थी हाफ एम बी स्क्वायर जो हमने इसको इसके वेलोसिटी दी थी, प्लस प्लस क्या बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन का आर होगी। ठीक है, बराबर फाइनली यहाँ पर जीरो हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गई और यहाँ पर काइनेटिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ड्यू टू अर्थ कोई इन्फ्लुएंस नहीं और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से दैट इज हाफ एम इंटू वी ई का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन का आर, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी ई जो आ गया है ना वो क्या आ गया, दैट इज अंडर रूट का जी एम ई अपॉन का आर आ गया, 2 जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, आई थिंक ये 11.2 किलोमीटर पर आवर या सेकेंड होता है, आई थिंक, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, आप देख लेना, आई थिंक इतना ही किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, लेट मी चेक इट, या इट्स राइट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब कभी कभी आपसे रिलेशन पूछ दिया जाता है वीई और वीओ के बीच का, तो वीओ जो था वो क्या था, अंडर रूट जी एम ई अपॉन का आर प्लस एच था, और इसके वेलोसिटी क्या था, अंडर रूट जी 2 जी एम ई अपॉन का आर था।
ठीक है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, इस तरीके की अगर बात पूछी जाए या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी जी के टर्म्स में है ना, इन टर्म्स ऑफ जी पूछ दिया जाए पहले, ये विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इन टर्म्स ऑफ जी अगर पूछ दिया जाए देन आप क्या करेंगे, अगेन आप क्या करोगे बेटा, ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वाला टर्म आई थिंक जी को दे देगा, समझ में आई बात, जी को दे देगा, आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो वी नॉट बराबर अंडर रूट का जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। अब देखो अगर h बहुत ही छोटा हो तुम्हारा r से, तब r प्लस एच बराबर आर ही होगा, तो v नॉट की जो वैल्यू आएगी उस केस में वो क्या होगी, इस केस में, ठीक है, वो क्या होगी, अंडर रूट का g इंटू आर आ जाएगी, ठीक है, r प्लस एच क्या होगा, अगर ये होगा तो r प्लस एच इज इक्वल टू आर हो जाएगा, समझ में आई बात। अगर इसकी बात करूं इन टर्म्स ऑफ g, तो v नॉट r से नीचे मल्टीप्लाई कर लो और r से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, सो बराबर अंडर रूट का 2 स्मॉल जी आर, और g क्या है, सरफेस पर ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये escape वेलोसिटी है, तो escape वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ, कभी कभी इस तरीके से आपका निकल के आती है, समझ में आई बात, अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, इसके वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। आई थिंक ये रही अभी तक की बात, और इतनी ही बातें आपसे पूछी जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये रिलेशन कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर, आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, किसी तरीके का इसमें डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो वी विल क्लियर ऑन इन अपना उसमें। हाँ, एक चीज दैट इज ग्रेविटी एट पोल ज़्यादा होती है कि अर्थ पर, तो ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेटर है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, तो ये रेडियस ऑफ पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया, तो जी एट पोल जो होता है वो जी एम ई का होल स्क्वायर अपॉन आर पी का होल स्क्वायर, और जी एट इक्वेटर जो होता है जी एम ई अपॉन का आर ई का होल स्क्वायर। ये आई थिंक जो पोल पर आएगा भाई, इसकी ये कहीं ना कहीं लेंथ ज़्यादा होगी, आर ई क्या होगा, ज़्यादा होगा आर पी से, तो कहीं ना कहीं आर ई ज़्यादा तो जी ई कम, और ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, और पोल पर आई थिंक 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आती है, ठीक है, तो पोल के लिए ज़्यादा होती है और इक्वेटर के लिए कम होती है, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, और ख़त्म, टाटा बाय बाय, समाप्त, आज का सेशन समाप्त हो गया, 27 मिनट में ही खत्म, टाटा बाय बाय। एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क अपन ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन में भी मैं करा दूं। लिंक आपको अगेन मैं बोल दे रहा हूं कि लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, मेक श्योर टू इनरोल एंड फॉलो द प्रोफाइल। क्लियर, तो खत्म, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी जी ने भी अब बोल दिया है तो वी हैव टू एंड इट, है ना। आई थिंक अब आपकी फीलिंग होगी भाई रॉक स्टार जैसे, क्योंकि आपकी ग्रेविटेशन बहुत ही जल्दी, मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, तो बी लाइक आवर मिस्टर बीन, राइट। तो मिस्टर बीन की तरह इसको खत्म करते हैं सेशन को, मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में एक अलग सी एनर्जी और नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई थिंक कि आपकी मदद मैं इस वीडियो के थ्रू जरूर कर पाया हूँगा, तो जाते जाते लाइक जरूर कर जाना और अपना प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाना। बाय बाय।